राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है अपने चैनल पे फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरी फिजिक्स मैंने आपको कंप्लीट कराई है, लगभग 37 वीडियो है। जिसने नहीं देखी और जो अपने हाथ से नोट्स बनाना चाहता है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाए और देख ले, ठीक है। उसमें मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करे हैं, एक भी चीज़ उसमें नहीं छुड़वाई आपको मैंने। वो आपके कोई से भी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगी। और दूसरी बात भाई देखो, आपको भी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अब हमने क्या करा है कि हम जो है अब कंटिन्यू आपको वीडियोस पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज से मैं एक नया सब्जेक्ट आपके सामने स्टार्ट करूँगा, तो ये मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा कि ऐसा नहीं कि बीच में कोई सी भी वीडियो दे दी आपको, बीच में इस तरह की वीडियो नहीं देता। मैंने पहले भी फिजिक्स आपको कंटिन्यू कंप्लीट कराई है, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल मतलब साइंस को जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल कभी किसी ने पढ़ी भी नहीं है। कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में 10th तक ही साइंस होती है, 11th और 12th में साइंस ही नहीं होती, तो बड़ी समस्या होती है मतलब करने में, ठीक है। तो उन्हें लगता है यार टफ है, क्योंकि हमने 10th में साइंस छोड़ी थी कभी, तो अब कैसे हम इसे कंप्लीट करें। तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, इस तरह से आपको कराऊंगा कि मतलब जैसे हमारे डेली यूज़ में डेली उसमें काम करते हैं हम, तो उसी तरीके से हम आपको इसमें कंप्लीट कराएंगे। एग्जाम्पल इसी तरह के लेंगे, ठीक है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आज मैं आपको कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बायोलॉजी की कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। बेसिक बात से होगा क्या कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा भाई इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी कहते किसे हैं और इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी भाई जी बायोलॉजी करवाओ, बायोलॉजी करवाओ। तो देखो भाई अब बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, अपने हैंड से नोट्स बनाए हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा आपके, और आपको कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी इस बायोलॉजी की, ठीक है। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भाई देखो साइंस आती है, साइंस हर एक उसमें आती है, जिसमें जीके दे दी उसमें साइंस के 1 2 4 क्वेश्चन आती हैं। ज़्यादातर बायोलॉजी का सिलेबस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात दूसरी कि जैसे रेलवे है और ग्रुप डी है, इसमें स्पेशल साइंस दे रखी है, तो मतलब उसी को देखते हुए वही लेवल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं दोस्तों। देखो, जो हम जनरल साइंस पढ़ते हैं इसको बोलते हैं सामान्य विज्ञान। इस जनरल साइंस में हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहले यदि हम बात करें तो चलो पहले बायो ले लेते हैं। बायोलॉजी बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं हम इसको जीव विज्ञान, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स। फिर तीसरे नंबर पे यदि बात करें केमिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स को बोलते हैं हम हिंदी में भौतिक विज्ञान, और इसको कहते हैं रसायन विज्ञान। अब बात करते हैं कि भाई जनरल साइंस तो है, इसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें हम करते हैं केमिकल्स का अध्ययन। रसायन विज्ञान में अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें, फिजिक्स जो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, इसमें एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इसकी, जो हमारे दैनिक जीवन में हम क्रिया करते हैं उसी के अनुरूप एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उनकी थ्योरी और विद एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें पढ़ा रखा है, ठीक है। फिजिक्स में आपको पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ, बायोलॉजी अब करा देंगे आपको, ठीक है। बचेगी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी बायोलॉजी के बाद हम ले लेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी हम पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। ये जो बायो का मतलब है, उसका मतलब है सजीव। सजीव को हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स, जो लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है। और लॉजी जिसमें लग गया आपको पता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम अध्ययन, ठीक है। तो बायोलॉजी सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में।
ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये दोस्तों बायोलॉजी शब्द जो दिया गया है ये आया कहाँ से है? सबसे पहले ये जानते हैं, ये आया है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ये शब्द आया दोस्तों ग्रीक भाषा से। अब ये जो शब्द ग्रीक भाषा से आया है ये दिया किसने है? तो ये दिया है दोस्तों लेमार्क, एक वैज्ञानिक थे, और इनके साथ में था एक ट्रेवलियस नाम से। ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। ये क्वेश्चन बनता है। बायोलॉजी शब्द को दिया किसने है? तो लेमार्क और ट्रेवलियस ने दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें बायोलॉजी की, तो मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं हम इसमें? सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सजीव और निर्जीव आप जानते हो। निर्जीव कौन सी चीज़ें होती हैं? जिनमें कोई सांस नहीं होता। सजीव कौन सी होती हैं? जिनमें सांस चलता है। अब सांस किस में चलता है? देखो, सजीव कहते किसे हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं उनको किन्हें बोलते हैं? किन्हें बोल सकते हैं? जिनका कोई श्वसन होता हो। ठीक है, दूसरी बात जिनका कोई पाचन होता हो, डाइजेशन होता हो। तीसरी बात किसी का कोई पोषण होता हो। पोषण मतलब न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। और किसी की कोई ग्रोथ होती हो, जिसकी ग्रोथ होती हो। ग्रोथ मतलब होता है दोस्तों वृद्धि। अगर इन चारों चीज़ों में से 2-3 चीज़ें हो रही हैं तो वो चीज़ क्या है? वो सजीव है। तो हम जो सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं दोस्तों? बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी में हम जितनी भी सजीव चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर, उन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? बायोलॉजी में। ठीक है, निर्जीव चीज़ें वो आपको पता ही है, कुर्सी में जिनमें कोई सांस नहीं होता है ना, जो निर्जीव चीज़ें हैं वो निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इनमें से 2-3 चीज़ें जिसके पास में होंगी तो वो क्या होगा? वो सजीव होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा आपके। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस जीव विज्ञान के बारे में। इस जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को, हमने मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है। हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, इसमें हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, पहला इसमें जीव विज्ञान और दूसरा एक होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में आपको पता है बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। बायोलॉजी जो है इसमें जो जीव विज्ञान है इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। ठीक है, अब ये जो जीव विज्ञान है इसमें हम पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में। आपको पता है भाई पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो ये कौन सी थिंग्स हैं? ये लिविंग थिंग्स हैं, ये सजीव चीज़ें हैं, जीव जंतु भी और पेड़ पौधे भी। अब यदि हम बात करें कि वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे ये तो अलग है, अलग चीज़ है। ठीक है, जीव विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में हम बात करेंगे। ये जो बायोलॉजी है, देखो हमने तो बांटी है इन 2 भागों में, लेकिन अगर इसका मुख्य रूप से अगर हम इसकी ब्रांच देखें ना तो ब्रांच लगभग 60 से भी ज़्यादा हैं, 60 से भी अधिक हैं इसकी ब्रांच। अब आप क्या होगा जी कौन सी है? तो भाई जैसे पेडोलॉजी पढ़ते हो आप, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन हो गया, एंथ्रोलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी हो गया, है ना, ये सारी जो ब्रांच हैं जो सारी वो किसकी हैं? बायोलॉजी की हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से इसे 2 भागों में हमने डिवाइड करा क्योंकि मेन तो यही है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, और यही आपको पढ़नी है पूरी तरह से। अगर हम बात करें भाई, देखो जीव विज्ञान मैंने बताया जीव जंतुओं का इसमें अध्ययन करते हैं, और इसका पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वो है अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है इसका पिता। क्यों कहते हैं भाई अरस्तु को, क्यों कहते हैं जीव विज्ञान का पिता? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी दोस्तों, जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया।
ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि इन्हें जीव विज्ञान का पिता माना गया। देखो इसमें इन्होंने 500 जीव जंतुओं के बारे में बताया था दोस्तों, 500 जीव जंतुओं के बारे में, 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने बात करी थी। उसमें उन्होंने कुछ वैज्ञानिक नाम दिए थे, जैसे आप जानते हो कि भाई जो मानव का वैज्ञानिक नाम आपको पता है होमो सेपियंस है, जैसे मेंढक का राना टेग्रिना है। तो ये सारे नाम इन्होंने किस में दिए, इस वाली बुक्स में इनके बारे में बताया अभी, ठीक है। तो इसलिए इनको अरस्तु को इसका पिता कहा जाता है। अब करते हैं वनस्पति विज्ञान की बात। देखो इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं इसमें। अब इसके बारे में देखो, इसका पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं एक वैज्ञानिक थे थियोपरेटस। क्या नाम था दोस्तों, थियोपरेटस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिता और इसके भी पिता थियोपरेटस। अच्छा, अभिनय भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी दोस्तों, और उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांट्रम। ये इनकी बुक का नाम था। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी भाई 500 प्लांट के बारे में बात करी है, उनके बारे में बताया है कि कौन सा प्लांट क्या काम करता है, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है इसमें, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, थियोपरेटस, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पूरे जीव विज्ञान की पूछ ली, पूरे जीव विज्ञान की, देखो ये गलती से लिख दिया मैंने इसमें, ये जंतु विज्ञान कहते हैं इसे, ठीक है। ये पूरा जीव विज्ञान है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, सॉरी ये गलती से लिख दिया। जीव विज्ञान में देखो, अगर आपसे पूरे जीव विज्ञान का पिता पूछ ले तो आप फिर क्या कहोगे। तो जीव विज्ञान का पिता भाई, जब इन दोनों की कंपेयर की गई, अरस्तु की और थियोपरेटस की, तो सबसे जो डिफिकल्ट काम पाया गया वो किसका पाया गया, वो पाया गया इसका, जंतु विज्ञान का, अरस्तु का, क्योंकि इनका डिफिकल्ट काम था। तो इसलिए पूरा फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना गया, वो माना गया दोस्तों अरस्तु को, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं तो भी अरस्तु को कहते हैं। अगर स्पेशल आपसे पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान का पिता बताओ, तो थियोपरेटस हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक बताई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए अब और कुछ इसकी बेसिक बात जान लेते हैं हम दोस्तों। अगर हम बात करें, अब तो हमने इसके बारे में बात करा, अब दूसरी बात यदि हम बात करें भाई कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी कैसे बनती है, हमारी बॉडी बनती कैसे है, जो हमारा शरीर है वो बनता कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो भाई दोस्तों, हमने यदि 10th क्लास में पढ़ी है, 11th में, और बहुत सौ ने 12th में पढ़ी होगी, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो जो बायोलॉजी है, इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि भाई जो हमारा शरीर बनता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से, कोशिका को बोलते हैं सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मिलके बनता है। तो भाई बहुत सारी सेल्स से मिलके बनता है, तो इसलिए कोशिका को, सेल को जीवन की मूलभूत इकाई माना जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, सेल को बोलते हैं, ठीक है। इतने सारी कोशिकाओं से मिलके हमारा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बनता है। लेकिन जो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं है, बस ये हमें बताया जाता है कि भाई सेल से मिलके हमारी बॉडी बनती है। लेकिन देखो प्रोसेस क्या होता है, ये जो सेल्स है, इन सेल्स का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों टिश्यू में। हिंदी में भी साथ साथ लिखता हूं, इसे बोलते हैं हम कोशिका और इसको बोलते हैं हम ऊतक। और टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है ऑर्गन में। ऑर्गन का मतलब होता है दोस्तों अंग, जैसा हमारी उंगली होगी, ठीक है, हाथ पैर की उंगली, ये सारे क्या हैं, ये अंग है। इसके बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में, फिर जाकर ह्यूमन बॉडी बनती है।
तब जाकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं अंग तंत्र, ठीक है। पूरा जैसे हाथ बन गया, पूरा पैर बन गया, और हाथों के या पैरों के जो पार्ट्स हैं उसे अंग कहते हैं, लेकिन पूरा हाथ पैर को अंग तंत्र, और कहीं जाकर फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ये पूरा प्रोसीजर है हमारी बॉडी को बनने का, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कभी कभी पूछ लेता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं हम बोलते हैं सेल्स को, क्योंकि इसी से मिलकर हमारी जो है बॉडी बनती है। अगर हम बात करें दोस्तों, अब इसमें हमने ये तो देख लिया कि भाई हमारा जो बॉडी का निर्माण होता है वो कैसे होता है। देखो आपको मैंने ये बताया भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो खाने में लेते हैं, हम खाने में 3 चीज लेते हैं। वो कौन कौन सी चीज है? एक बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बेसिक बता रहा हूं, इनका चैप्टर पूरा एक एक टॉपिक में आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बायोलॉजी इतनी अच्छे से कराई जाएगी। अगर आप हाथ से नोट्स बनाएंगे और तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, हमें यही मतलब नहीं पता होता कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसे हम शुगर कहते हैं, ऐसे समझो। इसे हम शर्करा भी कह सकते हैं, मतलब मीठा एक तरीके से। दूसरी बात हम लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन तो आप सभी जानते हो, ठीक है। हेल्थ के लिए मतलब ये शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, दिखाता है हमें तो शरीर को, ठीक है। प्रोटीन के डब्बे वगैरह भी आते हैं। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरे नंबर पर हम लेते हैं वसा। वसा को बोलते हैं फैट बोल दो, या हम इसे लिपिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों को हम खाने में यूज करते हैं। इन 3 चीज़ों को हम खाने में यूज करते हैं, तो इससे क्या मिलता है? इससे मिलती है हमें ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र पता होगा आपको, C6H12O6, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी देता है दोस्तों। क्या देता है? एनर्जी। इससे हमें मिलती क्या है? ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी। भाई हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, उससे हम 3 चीज़ें हमें प्राप्त जरूर हो रही हैं। उन 3 चीज़ों का ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्रोसीजर है क्या। देखो भाई ये हमारे शरीर में जब जाएगा तो किसके रूप में जाएगा? ग्लूकोज के रूप में। और फिर इसके साथ में मिलेगी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में और CO2 भी मिलेगी। भाई ऐसे तो है नहीं हम खाली ऑक्सीजन ही रहेंगे, CO2। और CO2 के बाद में फिर हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? हमारा जो शरीर है वो लगभग 60% 70% जल से मिलके बना है, जिसे हम H2O कहते हैं, ठीक है, जल। और फिर हमें जो एनर्जी मिलती है लास्ट में वो किसकी फॉर्म में मिलती है? वो मिलती है ATP की फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म है एड्रोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, एड्रोसिन ट्राई फास्फेट, इसकी फॉर्म में हमें मिलती है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई जो ATP है वो ATP में कितनी एनर्जी होती है, अगर हम कैलोरी वगैरह की बात करेंगे तो 1 ATP इज इक्वल टू 7.6 कैलोरी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ATP में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। एक ATP में होती है 7.6 कैलोरी। ATP होता क्या है? ATP एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसकी फुल फॉर्म में। देखो तो हम CO2 को यहाँ से क्या नाक से क्या कर देते हैं? आउट कर देते हैं। ऑक्सीजन और जल के साथ में मिलकर हमें क्या प्राप्त होता है? ATP। और ATP स्टोर कहाँ पर होता है? सबसे पहली बात देखो, कोशिका का पावर हाउस। आपने ये तो सुना होगा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कोशिका का पावर हाउस कहते किसे हैं। देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ एक बार। कोशिका का पावर हाउस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कोशिका कहाँ पर इकट्ठा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ये जो ATP हमने बताया कि ATP से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये भी कहाँ पर इकट्ठा होती है? ये भी कहाँ पर इकट्ठा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP इकट्ठा हो रही है और यहाँ पर सेल्स भी इकट्ठा होती है। देखो जब हमें एनर्जी मिलेगी तो क्या बनेंगी दोस्तों? सेल्स बनेंगी।
सेल्स बनेंगी तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू बनेंगे तो फिर ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर जाकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा। तो ये प्रोसीजर होता है। अगर हम एनर्जी लेंगे अच्छी, तो एनर्जी लेंगे, एनर्जी यहाँ पर इकट्ठा होगी, और इकट्ठा होगी तो फिर सेल्स बनेंगी, सेल्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ह्यूमन बॉडी। अगर हम नहीं खाएंगे और हमें एटीपी भी नहीं मिलेगी तो सेल्स कहाँ से बनेंगी? ये भी मृत हो जाएगी, ये भी मृत, ये भी मृत, ये भी मृत, और फिर मानव शरीर बनेगा ही नहीं। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है। आप समझ गए होंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया ये मतलब प्रोसीजर क्या चलता है, कि हमारी बॉडी बनती कैसे है, किस तरीके से हम इसका एटीपी कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसकी हम कुछ और बेसिक बात जान लेते हैं, क्योंकि कभी मैं चैप्टर स्टार्ट करूं और फिर आपको इसके बारे में कुछ पता भी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है उसका। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता रहा हूं कि ये सारे वर्ड पूरी बायोलॉजी में चलते रहेंगे, तो इसलिए आपको मैं पहले ये बेसिक क्लास बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके बाद में आपका जो है कोई डाउट नहीं आएगा फिर बीच में। ठीक है, अब हम इसकी कुछ बात करते हैं कि मानव शरीर, देखो एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक अणु कौन सा है, तो बताओ आप। देखो अभी बताया मैंने आपको, बेसिक डिस्कस करी है, तो सबसे ऊर्जा उत्पादक अणु है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है। ये शरीर में एटीपी के रूप में हमें क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। किसके रूप में अगर पूछ ले आपसे, किसकी फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। कौन देता है? उत्पादक अणु कौन सा है? तो वो ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल्स, अणु। चलिए कुछ शरीर के पार्टों के बारे में हम जान लेते हैं। शरीर के कुछ अंग, कुछ शरीर के पार्ट के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। देखो हमारे शरीर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है, सबसे पहले हार्ट की बात करेंगे, हृदय। फिर दूसरी बात हम बात करेंगे लंग्स की, फेफड़े। फिर तीसरा हम बात करेंगे वृक्क। वृक्क तो आपने नहीं सुना होगा क्योंकि हिंदी के बहुत डिफिकल्ट वर्ड हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हम किडनी। ठीक, इसको हम बोलते हैं किडनी। देखो जो हृदय है, इसका कार्य क्या होता है? हार्ट आप सभी जानते हो, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करना। आपने देखा होगा कोई भी यदि आदमी मरता है तो सबसे पहले उसके दिल की धड़कन ही चेक करते हैं, तो देखते हैं मतलब कि ब्लड जो है पंप हो रहा है नहीं हो रहा है ना। ये जो आप हृदय की गति सुनते हो ना, वो क्या है? वो ब्लड पंप हो रहा है। तो ब्लड पंप होता है 1 मिनट में, आपको पता है 72 बार धड़कता है हृदय हमारा। ठीक है, तो उसकी धवनी होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम लब डब के नाम से। क्या कहते हैं? लब डब। तो ये करता है पंप, ध्यान रखना। और ये पंप कौन से ब्लड को करता है? ये करता है प्योर ब्लड को। 2 तरह के ब्लड होते हैं, प्योर और इम्प्योर। मतलब शुद्ध ब्लड को ही पंप करेगा ये सिर्फ। शुद्ध ब्लड होता कौन सा है? शुद्ध ब्लड सिर्फ वो होता है जिसके पास में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और जो अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड दोस्तों वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ में और अदर गैस भी हो। वो कैसा रहेगा? अशुद्ध ब्लड रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं हार्ट का कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। हृदय का कार्य बताओ, पंप करना, शुद्ध करना, फिल्टर करना, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है आपको, सिंपल देखना है क्या करना है, पंप करना। अब फेफड़ों का कार्य हम जानते हैं। फेफड़ों का कार्य, इसका कार्य है प्योरीफाई करना, मतलब शुद्धिकरण, ब्लड का शुद्धिकरण। देखो शुद्धिकरण कैसे? अब भाई हमारे पास में ब्लड, मैंने आपको बताया था शुद्ध और अशुद्ध 2 तरह के होते हैं जो वाहिकाओं में बहते हैं, धमनी और सिराओं में। आप जानते हो, आगे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसका। ये जो शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण कैसे? जैसे सपोज करो कि ये अशुद्ध ब्लड इसके पास में आया, किसके पास में? लंग्स के पास में। लंग्स ने क्या काम करा? ऑक्सीजन और CO2 वाला था, CO2 को कर दिया इसने बाहर। CO2 को बाहर कर दिया तो O2 वाला जो ब्लड है, O2 वाला ब्लड कैसा ब्लड है? शुद्ध ब्लड। आपको बताया कि जो भी शुद्ध ब्लड होगा, जो भी प्योर ब्लड होगा, वो कैसा होगा? O2 वाला होगा। तो ये किसको करेगा ट्रांसफर? ये कर देगा हार्ट को ट्रांसफर। तो हार्ट बिल्कुल शुद्ध ब्लड को ही पंप करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले लंग्स का कार्य शुद्धिकरण करना, ब्लड का प्योरीफाई करना। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी करता है दोस्तों ब्लड को फिल्टर करने का कार्य है, मतलब छानना। आप जानते हो फिल्टर मतलब छानना। पानी फिल्टर होगा आता है तो उसके जो भी बेकार अणु है वो ऊपर हो जाते हैं, तो वो क्या है? वो फिल्टर मतलब छानना, एक तरीके से छानना। तो वृक्क मतलब किडनी का कार्य है।
हम कहते हैं कि भाई किडनी निकल गई तो तब भी शरीर एक किडनी से काम करता है, तो वो भाई इसका कार्य सुन लो भाई, इसका कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका कार्य है ब्लड को मूत्र से अलग करना, ब्लड को मूत्र से अलग करना, मतलब फिल्टर करना, ठीक है। तो ये है कुछ इसकी बेसिक बातें। रक्त को मूत्र से अलग करना किडनी का कार्य होता है, और फेफड़ों का कार्य है शुद्धिकरण, और हार्ट का कार्य है पंप करना, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ देखो ये पूरी बेसिक कंप्लीट मैंने आपको बताई है आज, है ना, कोई टॉपिक नहीं कराया, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बिल्कुल मैंने आपको बेसिक्स से समझाई है अभी पूरी बायोलॉजी की, भाई बायोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और मतलब किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो हमने ये पूरी बेसिक बात आज आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से जुड़ेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सकेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको और इसकी कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। भाई देखो फ़ायदा तभी है जब आप हाथ से नोट्स बनाओगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, ये तो फ्री है बिल्कुल, इसमें तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लॉकडाउन का पालन करते रहें। थैंक यू।